ठीक है, तो 2 चैप्टर बचे अपने, 8th क्लास कंप्लीट हो जाएगा। उद्योग। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से ही होती है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। चेयर है ना बाहर। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज़ प्रेस में जाता है, वहाँ जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर वह पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में आपके हाथों में पहुँचती है। और सोचो कि यहाँ से ऐसे कागज़ बनता है, इसलिए तो जैसे आजकल डिजिटल बजट का यूज करने लगे, इसका रीज़न यही है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करती है। उद्योगों का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण। अब ये देखें तो कोई ज़्यादा इसमें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, तो यहाँ से कुछ काम आ जाएगा। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। ये चीज़ याद रखना, पता होना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग। अब जैसे मतलब पूछ सकता है कि उद्योग आप जब भी चाहे ऐसे हो, चाहे आप जीएस के लिख रहे हो तो सब लेके चलोगे, ये जितने भी प्रकार के उद्योग होते हैं। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। आकार। औद्योगिक आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। प्लस स्वाभाविक सी बात है, छोटा उद्योग रहेगा तो उसमें मैन मेड ज़्यादा काम होगा, और जब बड़ी इंडस्ट्री होगी तो स्वाभाविक सी बात है उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज होगा। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग लघु पैमाने के उद्योग है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पाद बड़े पैमाने के उद्योग है। अब भाई ये तो हो गया भाई उद्योग किस आधार पे होता है, छोटे बड़े हो गए। ये स्वामित्व के आधार पर प्राइवेट हो गया ये सब। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र कहता है। निजी में मतलब किसी व्यक्ति का हो गया। राज्य स्वामित्व जो ओनली 100% ओनली उसमें राज्य का ही रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट भी रहेगा और कुछ लोगों के भी उसमें वो रहेंगे शहर। संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
लिमिटेड का मतलब ये होता है कि इसमें एक सीमा तक गवर्नमेंट का निवेश रहता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। ये पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ सकता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ऐसे वैसे में। अब देखो, ये यूपीएससी ने 3-4 बार मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि उद्योग औसत संबंधी कारक कौन से जो उसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कच्चा माल कहाँ पे पाया जाएगा, वहीं पे उद्योग बसेगा। फिर लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, बाजार देखा जाता है, जल की उपलब्धता देखी जाती है, संचार के साधन कैसे है, परिवहन कैसा है, भूमि कैसा है, विद्युत, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर याद होने चाहिए। यूपीएससी ने 3-4 बार मेंस में पूछा है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता सबसे पहली चीज़, भूमि हो गया, जल हो गया, श्रम हो गया, शक्ति हो गया, पूंजी हो गया, परिवहन और बाजार है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों शहरों का विकास में वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योगों के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। तो ये याद रखना कि हर उद्योग में इनपुट जो है अलग अलग होता है। प्रक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हो वो उत्पादन है, वो फाइनल प्रोडक्ट होता है। और जैसे चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश और प्रक्रम और निर्गत याद करें तो इसमें अलग अलग रहेगा। इसमें निवेश अलग रहेगा, प्रोसेस अलग रहेगी, आउटपुट तो चमड़े का जूता आएगा ही। औद्योगिक प्रदेश, अब इंडस्ट्रियल एरिया कैसे बनता है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योगों के एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वो अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। ये मेन फैक्टर है जो उसको प्रभावित करते हैं। अब जैसे भारत में देख लो, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। गंगा घाटी के जो क्षेत्र पानी के कारण यहाँ पे विकसित रहेगा। तो हर जगह ऐसा ही है, जहाँ काला काला दिख रहा है औद्योगिक प्रदेश है। तो आप कहीं भी जापान में चले जाओ, शंघाई हो गया, वुहान हो गया, तो ये सारे जो एरिया है वो वहीं के पास बसे हुए हैं। औद्योगिक प्रदेश यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है इस टाइप का क्वेश्चन। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है जैसे मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश हो गया, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश हो गया, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये तो हो गया कि किस कारण से वो डेवलप होते हैं। अब मान लो औद्योगिक डिजास्टर भी आता है, तो ये वही है भोपाल में जो हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 0.30 मतलब 12:30 बजे के रात के बजे घटित हुआ अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिक दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट, पता नहीं कितने एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैं IIT JEE का दिया था उस टाइम ये आया था क्वेश्चन। गैस का रिसाव हुआ था। 1999 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सोचिए, तो सरकारी आंकड़ा है, रियल में कितने लोग मरे होंगे। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंतरस्रोत विकृति आदि से पीड़ित है। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओकाई या चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु
तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। जोखिम कम करने के उपाय ये इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। और यही जो छोटी छोटी चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए फ़ायदा रहेगा। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। तो भाई जहाँ पॉपुलेटेड एरिया वहाँ नहीं रखना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले खतरनाक पदार्थों के संग्रहण उनके संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्नि शमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो जर्नल है, यही लिख के आओगे तो नंबर मिलेगा। अभी देखो, ये छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है सनराइज उद्योग क्या होता है। उभरते उद्योगों को सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। प्रमुख उद्योगों का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। विश्व के प्रमुख उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन हो गया, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग में भारत, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलोर प्रदेश में है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, यूपीएससी ने पूछा है। देखो मैं बताऊंगा 3-4 क्वेश्चन यूपीएससी ने इसी चैप्टर से पूछे हुए डायरेक्ट मेंस में। प्रगलन मतलब गलाने का प्रक्रिया होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कासित किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योगों में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, स्थान और अन्य आश्वासना के साथ साथ लोहे अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लोहे अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। ध्यान रखना, लोहे से इस्पात बनता है जो स्टील होता है। कच्चे माल को झोंका या भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्यतः कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की जाती है। जैसे मान लो 8 टन कोयला से कितना, और उसमें अगर 4 टन अयस्क मिला दोगे और 1 टन चूना पत्थर मिला दोगे तो 1 टन इस्पात बनता है। और बनाने के लिए जोखा भट्टी में लोहे से इस्पात तक कैसे बनता है, तो ये प्रोसेस है। इतना आप नहीं पूछेगा, बचपन नहीं है तो यूपीएससी में ये नहीं पूछता है। ये जैसे ये पूछ लेगा कि लोहे इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील मतलब ऐसे कौन से कारण है कि पहले यहाँ ही लग जाते थे। 1950 देखो मान लो सबसे पहले 1800 पूर्व सर्वोत्तम अवस्था में यहाँ लगते थे, फिर यहाँ लगने लगे और आजकल यहाँ लगने लग गए। तो पोर्ट वोट का कारण ये सब सारी चीज़ें रहती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि सब में बेसिक रूप से काम आता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने। बहुत रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से विद्युत किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से ही होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। यहाँ मान के चलो। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुई। जैसे यहाँ पे मैं बताया था कि पोर्ट के कारण ही होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोहे अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। तो समझो आयात करना पड़ेगा तो सबसे पहले पोर्ट पे आएगा ना।
और याद करो यूपीएससी ने इसी कॉन्सेप्ट पे 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है। भारत में लौह इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र है, जैसे भिलाई हो गया, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। विश्व के प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और मैं बताऊंगा आज मेंस का क्वेश्चन उसे उधर से ही दूंगा। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के 50 सरकार ने कार्य अपने हाथ में ले लिया, बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा, ये चीज़ याद रखना, स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ये चीज याद रखना कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे बहती है। अब देखो ये टाटा नगर पूरा वही बना दिया गया है। वहाँ पे ये खरकई नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, ये डलमा पहाड़ी, डिमना, ये इतना नहीं परंतु ये पता होना चाहिए कि वो नदी कहाँ पे है। साकची के कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर था। यह स्थान लोहे अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को का झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और ओडिया तथा छत्तीसगढ़ से लोहे अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहत समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीय उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। तो इससे मेन पता लगता है कि कोई भी देश का विकास बिना लोहे के नहीं हो सकता। ये चीज़ याद रखना। क्या आप जानते हैं, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत पीसीएस में ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, हुरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। इन 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च उद्योग प्रवाह पर स्थित है। ये अमेरिका के है, अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर। पिट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है, जबकि लोहे अयस्क मिनीसोटा के लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लोहे अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एलेंगनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलेंगनी नदी घाटे में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो आप लोगों को ऐसा लगता हो कि आप तो ओनली रीड कर रहे हो, इससे क्या फ़ायदा है। बात ये है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा मेंस में आजकल वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड पूछ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं पूछता, पहली बात। और दूसरी बात, इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में दी है डायरेक्ट आपको वही यूज़ करनी है, जो लिखा है वही यूज़ करनी है। अभी देखना पिछले कितने सालों से कितने क्वेश्चन आए हैं इसी चैप्टर से। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीन उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। शब्द जैसे टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सुरी से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ है बुनना। सूती वस्त्र उद्योग, अब देखो ये मान लो क्वेश्चन पूछेगा वो होगा कि सूती वस्त्र उद्योग को निर्धारित करने वाले कारक कौन से होते हैं, और भारत में या विश्व में सूती वस्त्र उद्योगों को वितरण को बताइए। और स्वाभाविक सी बात है, इसमें आपको मैप बनाना पड़ेगा, इसके कारक लिखने पड़ेंगे, भारत में कहाँ पे है, इसकी जो कंडीशन है वो कहाँ पे है,
अब देखिए इसमें सारा जो विवरण दिया उसी तरीके से दिया हुआ, तो आपको लाइन टू लाइन ही पता होना चाहिए। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रियॉन शामिल है। ये चीज़ थोड़ा याद रखना। नेचुरल कौन से और मैनमेड कौन से? सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों व हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को बढ़ावा दिया, आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बने वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट के केलिके तथा बुरहानपुर, सूरत व बड़ोदरा की सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। अब देखो ध्यान देखना, विश्व प्रमुख सूती वस्त्र निर्माण अब यहाँ पे दिखाया गया है, तो आपको भी ऐसे मैप बना के ऐसे दर्शाना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना जब भी क्वेश्चन आता है। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। अब देखो, लेकिन आज से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों को निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। स्वाभाविक सी बात है, कोई मतलब हाथों से बना रहा, कोई मशीन से बना रहा, तो मशीन के सामने कहाँ टिक पाएंगे। तो वही कारण था कि भारतीय जो ये उद्योग है पिछड़ते चला गया। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। ये चीज़ भी याद रखना। प्रारंभ में उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्तु उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है। इसलिए उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। अब तो ये चीज़ रखना कि क्यों ये दूसरी जगह फैला, इसका कारण यहाँ सीधा सीधा दिया है। जैसे यूपीएससी ने एक बार गन्ने का पूछा था, भाई गन्ना आजकल भाई नॉर्थ इसका मेन प्रोडक्शन माना जाता है, तो आजकल साउथ में क्यों शिफ्ट हो रहा है, तो भाई वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण शिफ्ट हो रहा है। तो वैसे इसका भी पूछ सकता है। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। ये चीज़ याद रखना। अब देखो अहमदाबाद, अब जैसे ये यूपीएससी की यही खासियत है, अब केस स्टडी डालो, जैसे इन्होंने अहमदाबाद और दो राज्यों को लेकर केस स्टडी डाला है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ये पहली बात तो पता होना चाहिए। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। यहाँ यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। छोटे मोटे एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुकूल औषधि कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य घनी आबादी उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्तु को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। अभी देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनका कितना इंपॉर्टेंस होता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पतन भी है। इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। ये चीज़ भी याद रखना, पोर्ट का क्या महत्व होता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलें कुछ समस्या है। बहुत से वस्त्र मिलें बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख स्वाभाविक बात, अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी होता है। अब ओसाका जापान का शहर है। ओसाका जापान के महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र के मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है।
योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पतन की औसती कच्चे माल को आयात करने और वस्तुओं के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से इसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। एक चीज़ नोटिस करो, देखो जैसे ओसाका में यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है, पर बाहर से इंपोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो भाई उद्योग लगाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि अपने पास जो कंडीशन रहे वही ही रहे, उसके अलावा भी आप चीज़ों को सही कर सकते हो। चलो नगीना बताइए, वे कौन से मुख्य तथ्य जो उद्योग अस्तित्व को प्रभावित करते हैं? नगीना। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और टेक्नोलॉजी, अच्छा, और परिवहन और इसमें विद्युत। चलो ठीक है, कोई नहीं, सही है। नर्मदा बताइए, कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? अरे मैंने बताया भी था। सना बताइए। देख रही हूँ सर, मुझे तो देख क्या रहे, पढ़ना रही थी? नहीं सर, नहीं आ रही थी। नगीना बताइए। सर उसको अयस्क वाले को अयस्क था ना वो, उठा के फेंक दूं, लोहा इस्पात उद्योग को कहा जाता है मेरुदंड। हाँ लोहा इस्पात, सॉरी लोहा इस्पात, क्योंकि वो किसी भी उद्योग में वो कंपलसरी होता है। ये बताइए, कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ? कपास उद्योग मुंबई में, कपास मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ? अभी तो कपास का प्रोडक्शन वहाँ पे ज्यादा हुआ होगा, सबसे ज्यादा जलवायु की वजह से। हाँ, एक जलवायु फैक्टर है, और प्रोडक्शन हो जाएगा ना सर, जहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होगा वही उद्योग लगेगा। पोषण और आर्द्र जलवायु चाहिए, पोर्ट मशीनों के लिए आयात करने के लिए जलवायु दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता थी, कच्चा माल अवेलेबल था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा जुड़ा हुआ था। चलो सना बताइए, फोर्ट ग्लेस्टर अवस्थित है कहाँ पे है? अरे मैंने बोला भी था, इसको ध्यान से देखो। गुजरात में। गुजरात में है फोर्ट ग्लेस्टर। नगीना कहाँ पे है? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। पक्का? पक्का। पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लेस्टर। निम्न से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? मैंने बोला भी था, देख लो मैन मेड, और वो देख लो एक बार। बताइए सना, कौन सा है प्राकृतिक? जूट सर, जूट ही आएगा। नायलॉन तो वो है। नगीना सही बता रही है? हाँ सर सही है। कपास, जूट, ये सारे प्राकृतिक रेशे हैं। नायलॉन, एक्रिलिक, ये सारे मानव निर्मित। चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ। वो ऐसे मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। क्वेश्चन देख लेते सर। हाँ वो दूंगा मैं, अभी इसको पढ़ने दो, पेपर खोल के देखना पड़ेगा ना, वो रहने दो, अभी इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूंगा। तो अभी 4-5 क्वेश्चन लिखे जाएंगे, वो आए हुए हैं क्वेश्चन, उसी चैप्टर से आए हुए हैं। मानव संसाधन, भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। नगीना बताइए, अभी मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है? बताइए सना। मानव संसाधन मंत्रालय का, हाँ, कौशल विकास कार्यक्रम। हे भगवान, अच्छा, और
कार्यक्रम तो वही चल रहा है ना, कौशल विकास कार्यक्रम। हे भगवान, मैं बता रहा हूँ मानव संसाधन, मतलब ये मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो सर गया, क्या हो मर्ज गया? हुई है 2 मिनिस्ट्री मुझे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन याद नहीं है सब। शिक्षा मंत्रालय हो गया। तुम लोग क्या पता, तुम लोग क्या ही पढ़ते हो तुम मिनिस्ट्री लोग, ऑफ एजुकेशन हो गया। क्या पढ़ते हो तुम लोग? चलो, ये इतना सा तो बेसिक जानकारी रखो, क्या ही तुम लोग, इसका मतलब तुम लोग वर्तमान दुनिया में नहीं रहते हो क्या? नहीं सर। लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न है और उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जैसे मान लो मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार से कितने विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 है। ये सब एक आइडिया है। चलो, अब यहाँ पे आता है जनसंख्या का वितरण। जैसे मान लो कि ये देखो, ये बताया गया कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है। एशिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि चाइना और भारत जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। उत्तरी अमेरिका में देखो इतने कम लोग हैं। मध्य और दक्षिण अमेरिका में फिर भी ठीक है। इधर अफ्रीका में भी ठीक है, पर सबसे ज़्यादा इधर है। ये चीज़ याद रखना। अब आता है इधर, भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व का जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुववृत्तीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना, कहाँ कहाँ कम लोग रहते हैं। विषुववृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपीय एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। 75% लोग तो यहीं रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो एक जनसंख्या के पूरा सोचो, अब तो भारत यहाँ चले जाएगा, चाइना को भी छोड़ दिए हैं अपन। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यूएसए फिर इंडोनेशिया है, ये भी एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ये नॉर्मल ऐसे देख रखा का मतलब नहीं, छोड़ो। ये इंपॉर्टेंट है पीटी प्लस मेंस के लिए, ये चीज़ याद रखना। भौगोलिक कारक कौन से हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं? भौगोलिक कारक में क्या है कि सबसे पहले स्थलाकृति। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। जलवायु दूसरा, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंड जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांगी, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने की प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। खनिज, खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे के खाने, मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी होते हैं, ये चीज़ याद रखना। आर्थिक कारक क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक क्या होता है? धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी के कुछ उदाहरण हैं। ये चीज़ याद रखना। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है।
अब ये जनसंख्या परिवर्तन कैसे हुआ है, सबसे पहले इतने लोग थे और आज 2025 तक इतने लोग चले जाएंगे और अभी तो बढ़ते चले जाएंगे। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यहाँ कई गुना बढ़ गई है, जैसे चित्र में देखा गया। तो अपन ये चित्र देखा, ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम से कम में जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों के जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों की मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। विश्व में जनसंख्या बढ़ने के मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। जैसे मान लो कि मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना तो जनसंख्या वृद्धि होगी। जन्म दर और मृत्यु दर एक समान होगी तो जनसंख्या एक जैसी रहेगी, तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। और जन्म दर से अगर मृत्यु दर अधिक हो जाएगी तो जनसंख्या 2011 में भी तो कम हो जाएगी। सीरीज वाइज। हाँ, सीरीज वाइज पूछा है वो। अप्रवास क्या होता है? जब व्यक्ति नए देश में आ जाता है। उत्प्रवास मतलब छोड़ के जाता है, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ये चीज़ याद रखना, ये 12th की जब NCERT पढ़ोगे तब भी आएंगी ये सारी चीज़ें। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों में अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा की खोज में ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। तो ये नॉर्मल अपन फिनोमेना जानते हैं कि माइग्रेशन होता है इन्हीं सब कारणों से। अब जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है? जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। अभी बताया कहाँ कहाँ पे विश्व जनसंख्या वृद्धि दर अलग अलग है। अति उच्च कहाँ पे है, ठीक है, फिर उसे उच्च कहाँ पे है, आदर्श कहाँ पे है। और याद करो कि वह UPSC ने 2024 में भी क्वेश्चन पूछा है इस पे। मेंस में भी इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया कि चर्चा में था साल भर। ठीक है, जैसे मान लो इंजीनियर है तो मैं सेतु बनाता हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं किसान हूँ, मैं कैंसर उपचार की औषधि के लिए शोध कर रही हूँ, मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मैं अपने पोतों पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। तो सब कोई ना कोई काम कर ही रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्स का ही पार्ट है वो। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास की तरह से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने वैसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। तो यहाँ पे निर्भर क्या इंपॉर्टेंट करता है कि आपके पॉपुलेशन कितना ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित है, क्या है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन आवश्यक विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या की संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता, मतलब कंपोजिशन के कितने लोग क्या कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ें। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, और किस आयु वर्ग के और कितने शिक्षित है, और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशा कैसी है। एक देश के जनसंख्या के संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड, जिसमें आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं।
एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। ये चीज़ याद रखना कि सीसेट में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित होती है। उदाहरण 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्री विभाजित है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशेष देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। जैसे याद रखना, इधर स्त्री को दर्शाया जाता है, इधर पुरुष है, कितनी एज तक क्या कौन जी रहा है, कितना क्या सब कुछ है, ठीक है। ये त्रिभुज का प्रतीत होने वाला आखिरी क्या है, ये जनसंख्या का पिरामिड है, ठीक है। तो ये रखना, बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले वाले भाग में दिखाई गई है और ये जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोग 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है, मृतकों की संख्या को दर्शाता है। तो देखो यहाँ पे ये 15 साल ये बच्चों को दर्शाएगा, ये सब बच्चे रहेंगे, और ये है वृद्धों की संख्या, और ये है कार्यशील जनसंख्या, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। ये सब छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। अभी राजा, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग है 15 वर्ष से कम आयु के, वृद्ध आश्रित लोग है 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं और आधार पर चौड़ा है और ऊपरी तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसीलिए कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया। देखो यहाँ जन्म दर तो बहुत ज़्यादा है, पर लोग जी नहीं पा रहे हैं, बच्चे मर जाते हैं, इसी कारण देखो कम होते जाते हैं और बुढ़े लोग कम ही बच पाते हैं। पर वहीं भारत का अमेरिका का अलग होगा। देखो अमेरिका का यहाँ देखो, जापान का देखो, ये विकसित देश है, जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, इसलिए देखो लोगों का आयु प्रत्याशा देखो। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। ये भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। देखो यहाँ पे जी रहे, मर नहीं रहे, तो ये वाला जो है ज़्यादा रहेगा। इस प्रकार जनसंख्या में युवा सापेक्ष अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति। भारत का पिरामिड कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधा पिरामिड सकरा है। देखो ये रहा, घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ देखो ज़्यादा लोग वृद्ध होते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे संसाधन है जिन्हें उन्हें योग्य उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो देखोगे तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये चैप्टर बेसिक है, परंतु यहाँ से सीसेट के 2 क्वेश्चन अपने को मिले, एक जीएस में भी आया हुआ है, तो बेसिक क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलते ही अपने से। नगीना बताइए, लोगों के संसाधन क्यों माना जाता है? नगीना, क्योंकि सर लोगों में क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है? अन्य संसाधनों को उपयोग करने की, इसलिए संसाधन माना जाता है। तो इसलिए संसाधन माना जाता है, तो गलत बात है। रिसोर्स क्या होता है? जैसे मान लो आईएएस एक रिसोर्स होता है, तो आप उसको कैसे बोल दोगे कि वो संसाधन है? मतलब है इसमें कि लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? लोगों को क्योंकि वो उन्हें प्रोडक्शन करने की क्षमता होती है। ठीक है, और अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं वो, अगर वो खुद कुशल संसाधन के रूप में अगर है तो। देख, मेन तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो व्यक्ति होता है वो कोई भी चीज़, जैसे मान लो पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो मिट्टी में से भी वो कुछ ना कुछ काम की चीज़ निकाल सकता है, रिसोर्स डेवलप कर सकता है वो। जैसे संसाधन मान लो लोहा कोई काम का नहीं जब तक वुमन उस पर काम ना करे। चलो ठीक है, ये थोड़ा बड़ा देख लो क्वेश्चन है तो ऐसे मेंस का क्वेश्चन। जैसे अभी हमारे पास है ना, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे पास कार्यशील जनसंख्या है। सिर्फ जनसंख्या होने से काम नहीं बनता, हमें उस जनसंख्या को कौशल के थ्रू
वो जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, हम्म ऐसा हमें बनाना है या ऐसा हम चाह रहे हैं। तो संसाधन क्या हुए, तो एक व्यक्ति जो संसाधनों अन्य संसाधनों का यूज कर पाए। चलो ठीक है, ये बताइए नर्मदा, जनसंख्या वितरण शब्द से आप क्या समझते हो, क्या तात्पर्य है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से क्या समझते हो आप, बताइए। दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं? कौन सा है? किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं? नगीना सही है ये? यही तो होगा। ये तो गलत है। समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? जनसंख्या वितरण किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप से हाँ वितरित सर सही है, किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित है। किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं? समय के साथ परिवर्तन तो होता रहता है, पर वही जनसंख्या घनत्व वितरण है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बताइए, वे 3 मुख्य कारक कौन से जिनमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है, बताइए नगीना। तीन मुख्य कारक कौन से जिनमें जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जन्म, मृत्यु, विवाह। विवाह में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। जन्म, मृत्यु, प्रवास। जन्म, मृत्यु, जीवन प्रत्याशा। जनसंख्या में परिवर्तन सर, जन्म, मृत्यु और प्रवास। यही होगा आंसर। जीवन प्रत्याशा से उम्र बढ़ेगी, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होगा। ये तो होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, प्रवास। ये बताइए इसका क्या होगा आंसर? विश्व की जनसंख्या हो गई 6 अरब। 6 अरब हो गए थे ना, याद करो जब 1959 में वो डबल हो गए थे, तो उसके बाद में उतना हो गए थे, 6 अरब हो गए। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है नर्मदा, बताइए। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके क्वेश्चन बता देता हूँ जो आप लोगों को करने हैं। सबसे पहले अपन 2013 वाले पेपर में जाते हैं, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। 8 क्लास तक एनसीईआरटी तो ऐसे इंपॉर्टेंट है। लिख ही लो क्वेश्चन, ऐसे बहाने ये मॉडल आंसर भी बनते जाएंगे, नहीं तो फिर कहते रहोगे इसे काम। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो एक, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लिख सकते हो आप लोग सब लोग। ये वाला क्वेश्चन भारत 2013 का है। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है और आप आराम से लिख सकते हो। सोसाइटी का कि ज्योग्राफी का? ये तो सोसाइटी का हो गया, चलो छोड़ो सोसाइटी। अर्बनाइजेशन पे नहीं है? हाँ वो सोसाइटी का हो गया है। ये है 21 नंबर वाला। रुक जाओ, 22 21 है। ये तो अभी रुक जाओ, अभी उधर आएगा तब देखेंगे इनको। ये है सूती कपड़ा वाला। हाँ, और चीनी मिले वाला। चीनी मिल वाला तो अभी पढ़े नहीं हो। ये मैं बता रहा था ना, इस टाइप क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जरूर लिखना। सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना आज पढ़े भी थे इसके बारे में, तो ये तो डायरेक्ट 8th क्लास के एनसीईआरटी से है। ठीक है, 2013 का पेपर है। ठीक है, और अभी और देखेंगे 2014। सर मैंने आपको एक पीडीएफ भेज दी हुई है ना, उसमें देख लो क्वेश्चंस की। कब भेजा था? टॉपिक वाइज। हाँ टॉपिक वाइज मैंने भेजी तो थी, तभी भेजी थी। अरे कोई नहीं, अभी देख लेंगे उसमें क्या है। ये देखो 2013 में एक क्वेश्चन हुआ। अरे आए हुए हर साल आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और एक पैटर्न देखो ना, क्वेश्चनों का पैटर्न होता है कि स्टार्टिंग में हिस्ट्री के रहेंगे,
वर्ल्ड हिस्ट्री, सब ऐसा एक पैटर्न रहता है। यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री अनुपात? अपने तर्क पेश कीजिए। ठीक है, ये लिखना है एक। महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात ही सोसाइटी वाला है, महिला एवं संबंध मुद्दे। चुका है ये ज्योग्राफी का 23 वाला क्वेश्चन देखो सर। 23 रुक जा 23 24 25। विश्व लोह इस्पात उद्योग के स्थानीय, आज ही पढ़े थे ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो उसको छोड़ देना, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। जिनका उपयोग किया जा सकता है विशेष समाधान से निकटने के लिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलो, अभी ये सीधे सीधे क्वेश्चन ही लिखो, अभी रहने दो। 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 2013 का और ये 2014 का। फिर अब 2015 का देखते हैं। अरे मैं बताता रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन आए हैं उस चैप्टर से। अरे यार, लोग बोलते गए आर्ट, अरे ये जो आपको उसमें है वो कहीं मिलेगा ही नहीं है आपको। इसलिए इग्नोर नहीं करना चाहिए। 8th क्लास के एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो लैंग्वेज पकड़ में आ जाएगी ना एनसीईआरटी पढ़ने से। सबसे बड़ा काम तो यही है। कंटेंट तो फिर भी मिल जाएगा। चलो ठीक है, वही लिख लेना। 2 क्वेश्चन लिखो, फिर वो बाद में देख लेंगे। और ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जरूर लिख लेना। वो डायरेक्ट आज का जो चैप्टर पढ़े हैं उसी से ही डायरेक्ट लिख करके आया हुआ क्वेश्चन है। चलो ठीक है, 5 मिनट का रेस्ट है, उसके बाद में ऐसे ही क्लास शुरू करते हैं।